और किस तरह से इस धांधली को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए दो पहलवान मोदी सरकार ने मैदान में उतारे हैं जो पिछले हैं खिलाड़ी, और बार बार जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन अभी ये मशीनों को दिखा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, देखो हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल उनसे, इलेक्शन कमीशन से, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, दिखाने से पहले यह बताता है कि ये ईवीएम मशीन की जो तकनीक है वो क्या है? ये बताता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है? ये बताता है कि इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? बताता है। क्या ये बताता है कि ये जो मशीनें हैं ये कहां से सर्टिफाइड हैं, किस जगह से सर्टिफाइड हैं? आप अगर खाने की चीज लेने जाते हो तो उस पे IFSSI का निशान होता है, होता नहीं होता? FSSI का निशान होता है नहीं होता? बाकायदा उसकी मोहर लगी, यानी वहां से सर्टिफाइड है। आप और कोई चीजें लेते हो तो ISI का निशान होता कि नहीं होता? सर्टिफाइड होता। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा तो ना ISI मार्क, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या? वीवीपैट मशीन के पास है क्या? ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या? जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया? ये है क्या उसके पास में? कराया तो कहां कराया? ये जो सारी चीजें टेक्नोलॉजी, हम एक एक चीज को जानते हैं। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना, मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं, मशीन भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं, आप अपनी दो, निश्चित रूप से तब पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन? असली जो चीज है, इस सबके पीछे है कौन? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, महमूद भाई ने बता दिया, इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है। और किया किसने? सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे? इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, हमें रोका किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। कौन है मुखिया? अमित शाह। अमित शाह और मोदी कौन है? दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार ने हमें रोका। क्यों? कि जनता के सामने सच ना आ जाए। वो समझ गई है कि ये तो इतनी बुरी तरह से तुल गए हैं, ये तो ऐसे आके मैदान में डट गए हैं कि इनसे कैसे जान बचाई जा, तो इन्हें कम से कम वहीं तक जाने से रोको आप, ताकि सच ना पता लग जाए। और यही चीज हुई परसों। परसों हम कर रहे थे? क्या अपराध था हमारा? कोई अपराध नहीं। उस दिन मैक्सिमम संख्या में, हजारों की संख्या में एडवोकेट्स थे, कुछ हमारे और भी साथी थे सिविल सोसाइटी के, लेकिन मैक्सिमम, आप तो सारे मीडिया के साथी वहां पे थे, आपने तो अपनी आंखों से देखा, वो सारे के सारे साथी जो वहां पे थे एडवोकेट थे। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे? हमारे साथ में बैठे हैं, ये देखिए अतुल भाई जी बैठे हैं, अतुल पटेल जी, ये गुजरात से हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के ये जगह जगह वीवीपैट का प्रदर्शन, ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये अपनी मशीन लेके आए थे और हम बाकायदा जाके उस मशीन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पुलिस कहती है कि आप जा नहीं सकते, धारा 144 लगी है। भाई धारा 144 लगी है तो मुंह जवानी थोड़ी लगती है, कुछ कागज पे लिखत पढ़त हुई होगी, किसी ने तो जो कागज बनाया होगा, आदेश दिया होगा। महमूद भाई ने पूछा तो कहां भैया धारा 144? हमारे पास नहीं है धारा 144। तो वैसे ही कह रहे हो भाई, तुम सरकारी आदमी हो, हम वकील हैं, कानून की बात कर रहे हो, हम कानून की बात कर रहे हैं, तो दिखाओ धारा 144। पुलिस ने धारा 144 का कागज हमें नहीं दिखाया, कोई आदेश नहीं दिखाया। इसका मतलब साहब है कि धारा 144 नहीं है। उन्होंने मुंह जवानी कर रखी है और एडिशनल डीसीपी वगैरह भी सब वहां पे थे।
फिर वो कहने लगे कि भाई हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से आया है आदेश कि भाई इनको यहां तक नहीं पहुंचने देना। तो महमूद भाई ने कहा कि भैया फिर उसे दिखा दो, जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, चीफ साहब से आया है या कहां से आया, तो उसे दिखा दो कि इन्हें वहां नहीं जाने देना, कि वो नहीं, हम वो भी नहीं है उस पर। और क्योंकि आपको मालूम है कि गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है भाई, गाइडलाइंस दिखा दो, तो गाइडलाइंस भी नहीं दिखा रहे। मतलब सब कुछ मुंह जवानी है यार मेरे। तुमने वर्दी पहन रखी है, शेर का निशान तुम्हारे इस टोपी पे लगा है, तुम संविधान के तहत काम कर रहे हो, कानून के तहत काम कर रहे हो। हम कानून के लोग हैं, कानून दिखाओ ना हमें रोकने का। और फिर भी अगर हम मान लेते हैं तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। संविधान का अनुच्छेद 19 और संविधान का अनुच्छेद 21 इस देश के हर नागरिक को, हर किसी को, 140 करोड़ नागरिकों को अधिकार देता है कि वो कभी भी कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी हथियार के अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। यह संविधान, तो धारा 144 संविधान के ऊपर थोड़ी है, संविधान ऊपर है। बावजूद उसके हम कानून के मानने वाले हैं। हमने किसी ने किसी भी तरह का कानून के विरुद्ध जाके काम करने की हालांकि था नहीं, फिर भी हमने उनकी बात मानी। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, अब आप देखिए कि क्या चालबाजी शुरू होती है। सरकार का आप देखिए हिसाब किताब कैसा चल रहा है और कितनी अंदर से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई 4 आदमी चलो, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेके चलने। हमने कहा चल भैया। तो हम 5 आदमी हो गए, एक मैं था, एक महमूद भाई, एक हमारे सत्यप्रकाश जी एडवोकेट, एक हमारे साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट और एक आदमी हमारे साथी दीवान सिंह एडवोकेट। हम पांचों को आप सब ने रिकॉर्ड किया, गाड़ी में बिठा के हमें ले गए। अब जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बड़ी मजेदार बात होती है। वो जो बेचारे 3-4 पुलिस वाले थे वो कह रहे उतारो भाई, गाड़ी रोक ली वहां। तभी कोई फोन आता है, मुझे पता नहीं कहां से आता, ऊपर से आता है, क्योंकि आजकल तो ऊपर से आते ना, तो ऊपर से आया होगा। तो वो फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई इन्हें मंदिर मार्ग लेके जाओ। हमने कहा भाई यहाँ की बात हुई थी, अब मंदिर मार्ग, तो हमारा अपहरण करके, इसे अपहरण कहेंगे कानून की भाषा में, हमारा अपहरण करके हमें धोखा देके 420 हुई, चीटिंग की हमारे साथ। सो हमें कह के सुप्रीम कोर्ट और वहां से उठा के ले गए हमें मंदिर मार्ग थाने, 1.5 घंटे रखा और उसके बाद छोड़ा। और उसके बाद हमने सारी बातें सबको बताई। तो ये सब कौन करा रहा है? सरकार। बेईमान कौन है? ये तो ईमानदार कह रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। बेईमान कौन है? सरकार। और सरकार किसकी है? कौन चला रहा? एक ही आदमी तो है, देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेईमान असली वो है, वो जो सच सामने नहीं आने देता। तो वो जो सारी चीजें हैं, सब कुछ लगातार हो रही हैं और सरकार अंदर से बहुत डरी हुई है। और लोगों का रेस्पॉन्स, मैं धन्यवाद आपको बार बार देता हूं कि आप जिस तरह से हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हो। लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि हमारा जो फोन है वो हर समय एंगे जा रहा है, इतने फोन लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैं उससे आगे की जो बता रहा हूं कि आगामी जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको और पूरे देश में लोगों को जाना बहुत जरूरी है। और इस बात को जितनी भी हमारी स्टेट की यूनिट हैं, जितने भी देश भर में जिलों में और लोकसभाओं में हमारे साथी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उन सबसे हमारा निवेदन है कि वो तैयारी इसके हिसाब से करें जो आगामी प्रोग्राम हमारा होने वाला है। हमारी जो नेशनल लेवल पे हर स्टेट में उनकी राजधानियों में जो मीटिंग शुरू होंगी वो 27 तारीख से शुरू हो रही हैं, 26 तारीख के बाद, क्योंकि 26 तारीख का गणतंत्र दिवस है। हम उसके विषय में कहीं नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की कोई बात हो, तो वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। हो सकता है इन डेट में हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, लेकिन ये टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो ये है 27 जनवरी को हैदराबाद में हमारी बड़ी मीटिंग होगी इस ईवीएम के मसले को लेकर। 28 जनवरी को राजस्थान में, राजकोट में, सॉरी गुजरात में राजकोट में हमारी मीटिंग होगी इस ईवीएम को लेकर, वहां और बड़ा प्रोग्राम है। 29 तारीख को हमारी मुंबई में मीटिंग होगी। तो मुंबई के जो साथी हैं वो सब इसके माध्यम से जो खबर आ रही है पहुंचेगी आप तक, तैयारी करें। राजकोट वाले भी तैयारी करें, हैदराबाद वाले भी साथी तैयारी करें। 30 तारीख को हम लोग बेंगलोर में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 2 तारीख को
हरियाणा रोहतक में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 6 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 8 तारीख को राजस्थान जयपुर में हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद दिल्ली में 11 फरवरी को, यानी 11 फरवरी को जो प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली में इस बार ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। जो अब तक नहीं हुआ है वो प्रोग्राम इस ईवीएम को लेकर दिल्ली में जबरदस्त तरीके से होगा। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं। नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी दांव-पेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है, बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है, कानून की प्रावधान ये। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव है। एक चीज और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा है चुनाव। 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है। और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात। भाई हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहाँ ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दें, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। भाई जब देश को आज़ाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेकर चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है? जो होगा सो देखी जाएगी। आपको बदनामी से कैसे बचाएंगे? राम मंदिर में शंकराचार्य को ब्राह्मण कह दिया, आप ब्राह्मण ही नहीं हो, तो आप पे भी बहुत तोहमतें लगने वाली हैं, देशद्रोही बोला जाएगा। देखिए मैं ये समझता हूं कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी है। उसमें कहीं हम किसी से छुपा नहीं रहे और हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इस देश में संभव ना हो। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए और संविधान में जो जिम्मेदारी उसको दी है चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी कराने की, उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके। स्वतंत्र रूप से ये चुनाव संपन्न हो, बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। आएंगे सब लोग, विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं। देश की जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सब ने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज़ और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएं। इतनी सी बात अभी हमारी उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फर्क है। देखिए हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है
और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिख